संदेश झूठ से हटके। दुबे जी, और आने से पहले मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं आपको। ये वीडियो क्लिप देखिए और इसका पहले आनंद लीजिए। केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की मानसिकता दलित और आरक्षण विरोधी है। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो देखिए। हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. देखा आपने कैसे केजरीवाल आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के ये ट्वीट देखिए, किस तरह से ये खुलेआम आरक्षण के खिलाफ बात कर रही हैं। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी दलितों और पिछड़ों का हक छीनने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो चुका है। दिल्ली की जनता इसका जवाब जरूर देगी। ये कांग्रेस के हैंडल से है, मतलब कांग्रेस ने अपने हैंडल पर ये वीडियो साझा किया है। दुबे जी, सीधा सीधा प्रहार है। और वो वीडियो निकाल के लाए हैं किसी जमाने का, जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जिसमें आतिशी कह रही हैं कि आरक्षण जो है वो एक बार मिलना चाहिए, और जब कोई व्यक्ति उस लेयर में आ जाए, उस योग्यता को पा ले, उस पात्र बन जाए आरक्षण का, उसे अगली बार आरक्षण नहीं मिलना चाहिए उस परिवार को। तो ये आरक्षण का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। और लगातार कल भी आपने देखा सीलमपुर में जिस तरीके से उन्होंने जाति सर्वेक्षण की बात कही और 50% की सीमा को तोड़ने की बात कही, उसमें आरक्षण कम करने की बात नहीं है, आरक्षण बढ़ाने की बात है। और उसमें वो लोग भी जोड़ने की बात है जो उससे अभी वंचित हैं, वो पिछड़े हो या अगड़े हो। सर, कांग्रेस का ये जो प्रहार है केजरीवाल पर, वो क्या असर दिखाएगा? देखिए, ये पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल डिफेंसिव है और राहुल गांधी या कहे कांग्रेस ऑफेंसिव है। नॉर्मली जिस ढंग से कल राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया, वो उस ढंग की भाषा किसी नेता के खिलाफ सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कल ही ये तय हो गया था कि अब कांग्रेस, राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि हम केजरीवाल को बताएंगे कि कांग्रेस क्या है। अब मुझे पता नहीं, तो चुनाव होगा, उसके चुनाव परिणाम ही बताएंगे। अगर खाली वोट परसेंटेज बढ़ता है और सीटें ठीक ठाक नहीं आती हैं, तो माना जाएगा कि राहुल गांधी के भाषण का या उनकी स्ट्रेटजी का कोई बहुत असर नहीं हुआ। लेकिन जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, राहुल गांधी की अपनी एक फिलॉसफी है और वो उस पर चल रहे हैं। वो नुकसान हो या फायदा हो, इसकी बहुत उनको चिंता नहीं है। वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं। जाहिर है, इस देश में सभी लोग चाहते हैं संविधान रहे। अगर बीजेपी को छोड़ दे तो हर पार्टी ये चाहती संविधान रहे, जनता भी चाहती है, हम आप भी चाहते हैं। क्योंकि अगर संविधान रहेगा तभी हम आप डिबेट भी कर पाएंगे। क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी हमें संविधान की वजह से ही है ना। तो मुझे लगता है कि अब कल जैसे आपने बताया कि केजरीवाल सामान्यतः इस ढंग का ट्वीट नहीं करते जो कल राहुल के बाद का, फिर कोई बहुत गंदे ढंग से अटैक करते। बड़ा विट का इस्तेमाल किया उन्होंने, या हम ये कहें कि उन्होंने अपने ऊपर बड़ा नियंत्रण रखा। नहीं, कुछ भी कह सकते थे कि कौन है राहुल गांधी बकवास करते, लेकिन उन्होंने बड़ा नियंत्रण रख के प्रतिक्रिया व्यक्त की। और आज फिर कांग्रेस की ओर से केजरीवाल का वीडियो जारी कर दिया गया, जिसमें कह रहे हैं कि एक बार जिसको आरक्षण मिल जाए उसको फिर बाद में अंतिम पंक्ति के अंत भेज देना चाहिए, मतलब आरक्षण उसका हट जाए।
उनका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब एक बार बन जाए तो फिर उसको नहीं मिलना चाहिए। आज से भी लगभग वही बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, मैं केजरीवाल की इस बात से सहमत हूं कि एक ही परिवार को अगर आरक्षण मिलता रहेगा तो हम फिर एक अलग क्लास पैदा कर देंगे। और जो क्लास अब धीरे धीरे जोशी जी है, जिस परिवार को आरक्षण मिल जाता है, चाहे ओबीसी में या दलित में, वो तो आगे हो जाता है। अब चूंकि वो नौकरियां तो निर्धारित हैं, जनसंख्या के हिसाब से तो नौकरियां नहीं है ना इस देश में, तो अगर जगह खाली नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे आएंगे? भाई, एक बार आपको आरक्षण मिल गया, उसमें कैटेगरी बनाई जा सकती है कि मान लीजिए आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पीसीएस हो गए, तो हम नहीं देंगे। या मगर मगर क्लास वन। केजरीवाल की ये खूबी है दुबे जी, केजरीवाल की खूबी है कि वो एक जगह एक बयान देते हैं और दूसरी जगह जब जाते हैं तो दूसरा बयान दे देते हैं। तो जी, ये उनकी खूबी है जी। और मैं मेरा मैं ये उनकी है, देखिए, वो उचित है या अनुचित है मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। मैं सीधी सीधी सा मेरा एक सवाल है कि क्या केजरीवाल के ऐसे बयान से चुनाव में दलित वोटों पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इस समय तो जो सीधा सीधा मामला है कि सारी पार्टियां, केजरीवाल भी कहने के लिए कहेंगे अभी कि नहीं नहीं मैं तो साथ हूं, बीजेपी भी कहती है हम आरक्षण के पक्षधर हैं, दलित के पक्षधर हैं। और बीजेपी तो 14 से जब से आई है तो दलित और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, इन्हीं दो के आधार पर उसने सत्ता हासिल की है। और बाकी जो एक बड़ी बैकवर्ड कास्ट जिस भी राज्य में उसके लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अब यादव तो ठीक है अखिलेश के साथ, क्योंकि बाकी बैकवर्ड तो गया ना बीजेपी के पास, दलित वोट उनके पास रहे, इसमें उन्होंने मायावती को शांत कराया कि नहीं कराया बीजेपी ने? तो जाहिर है बीजेपी ये समझ रही है कि दलित और बैकवर्ड की राजनीति के बिना हम नहीं काम कर सकते। अच्छा, स्वयं प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे किसी समय कि मैं तो भाई बैकवर्ड हूं, और ये उनके, और जब उनके सरकार का गठन होता है, मंत्रिमंडल गठन होता है, तो बाकायदा वहां से बताया जाता है कि इसमें कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने दलित लोग हैं। तो कांग्रेस का जो इस समय मुद्दा ओबीसी और दलित का है, वो है टॉप पर। कितने लोग उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं और हिंदू मुस्लिम के बयार में नहीं बह जाते, ये बात है। भाई, ऐसे तो आप मैक्सिमम 60-70% यही लोग हो गए दलित और बैकवर्ड मिला करके, तो फिर कांग्रेस को पूरे देश में जीत जाना चाहिए, उनकी सरकार बन जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना जो आप प्लान कर रहे हैं। कितने मुझे लगता है सारे लोगों को, दलितों को, ओबीसी को समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान की रक्षा करना जरूरी है, या उनके ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी जो है संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही। हमें आपको जरूर दिखाई पड़ रहा, क्योंकि भाई संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से पराभव हुआ है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को मतलब एक तरह से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है, ये बातें सारी समझ में आ रही। मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस का जो मुद्दा है, वो जो 2024 लोकसभा के चुनाव में उन्होंने रखा तो वही रहेगा कि हमें आरक्षण देना है, हम जातिवादी आरक्षण की बात करेंगे, संविधान की रक्षा की बात करेंगे। और केजरीवाल इससे चिटक के, क्योंकि देखिए उनको एक हिंदू का मुद्दा मिला हुआ है, वो बीजेपी के सामने ये एक मतलब पोजीशन बना रहे हैं कि देखो हम जनता को बता रहे हैं कि हम भी कोई कम हिंदू नहीं, इनके अकेले चक्कर न पड़ना। इसीलिए वो सीलमपुर के दंगों की बात नहीं करते रहे, इसीलिए शाहीन बाग की बात उन्होंने नहीं की, उससे भागते रहे। अब इस बार क्या करेंगे देखने की बात होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल फंस तो गए हैं दिक्कत में,
क्योंकि अभी बीजेपी से तो लड़ ही रहे, तो वहां तो हिंदू मुस्लिम निपटा देते। लेकिन ये जो संविधान की किताब लिए घूमने वाले राहुल गांधी हैं, इनसे कैसे निपटे, ये केजरीवाल के लिए काफी कष्टप्रद है। जी जी, शुक्रिया। केजरीवाल के लिए ये कष्टप्रद है कि संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले व्यक्ति से कैसे निपटे। और अभी तक क्या था कि कांग्रेस बैकफुट पर थी। वो चाहती थी कि देश बचा रहे, संविधान बचा रहे, इसकी लड़ाई लड़ रही थी, ऐसा कांग्रेस का कहना है, मेरा नहीं। और आज केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्राथमिकता पार्टी बचाने की है, राहुल की प्राथमिकता जो है वो कांग्रेस बचाने की है, और मेरी प्राथमिकता देश बचाने की है। तो सर मतलब वो देश बचाने में जुट गए हैं और राहुल कांग्रेस बचाने में जुट गई है। मुकुल जी, हाँ, दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो उनकी पार्टी खाली दिल्ली और पंजाब में है, तो दिल्ली में तो आधी सरकार है, वहां तो एलजी का जलवा चल रहा है। कांग्रेस मान लीजिए है, तो वो देश बचाने की उनकी बात जनता के कैसे समझ में आएगी। कांग्रेस तो पैन इंडिया पार्टी है, चूंकि उसका एक इतिहास रहा, उसने एक लंबे समय तक इस देश पर शासन किया है। तो अगर राहुल ये बात कहते हैं कि हम देश बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल देश बचाने की बात कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कह रहे कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, क्योंकि फिर बिल्कुल कॉपी करना हो जाएगा। तो बाकी तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की वाक्पटुता, उनकी चतुराई, उनकी ढिठाई और उनकी ब्रांडिंग और पॉलिसिंग के हम सब कायल हैं। उनसे तो मतलब मोदी जी तक भी कभी कभी सोचते होंगे कि यार ये कौन आ गया जो हमारी पिच पर बाउंड्री मारता है, वरना वो अब तक इनको निपटा चुके होते। तो मुझे लगता है केजरीवाल वाकई काफी दिक्कत में है, और कांग्रेस से समझौता न करके अब उन्हें लग रहा होगा कि हमने कोई बड़ी भूल कर दी। जी जी, देखिए, बड़ी भूल तो उन्होंने उस दिन भी कर दी थी जिस दिन वो हरियाणा गए थे चुनाव लड़ने के लिए, जिस दिन गोवा गए थे चुनाव लड़ने के लिए, जिस दिन वो गुजरात गए थे चुनाव लड़ने के लिए। ये बात उन्होंने तब नहीं सोची थी। तब वो किसके लिए काम कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो क्या तब केजरीवाल बीजेपी के लिए काम कर रहे थे? और कोई भी व्यक्ति देश का ये नहीं मान सकता, ये तर्क स्वीकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। केजरीवाल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये बात बहुत सारे लोग हजम कर जाएंगे, सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, लेकिन मान सकते हैं। लेकिन इसको कोई नहीं मान सकता। मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको। चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। मुकुल जी, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं है। पेरिस जैसी दिल्ली है और भ्रष्टाचार हुआ है। यानी एक ये भी वीडियो आज उन्होंने अपने हैंडल पर, कांग्रेस के हैंडल पर डाला है, राहुल गांधी के हैंडल पर भी ये वीडियो डाला हुआ है। ये सीधी सीधी बात जो है बताता है कि कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और कांग्रेस हर हाल में अब दिल्ली वापस चाहती है। क्या दिल्ली वापस मिलेगी?
सभी दर्शकों, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए जोशी जी, स्थितियां अब आपके लिए अनुकूल नहीं है। बीजेपी अपनी जमीन बना रही है, कांग्रेस अपनी जमी जमाई जमीन को खो चुकी थी। वही जमीन वो शायद वापस पाने के लिए, जितना ये इस वक्त चल रहा है, आज पूर्वांचल में जहां लोग रहते हैं वहां राहुल गांधी भी गए। दही चूड़ा पार्टी में एक पूरा आयोजन हुआ था। उन्होंने वहां महिलाओं से भी एक वार्ता की, बातचीत की, उनकी समस्याएं समझी। तो देखिए, जो पूर्वांचल वाला एक मुद्दा बीजेपी उठा रही है, उसमें राहुल गांधी का जाना, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का जाना और वहां लोगों से मिलना, तो वन टू वन जब आप मिलते हैं तो लोगों को विश्वास ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में ये ना हो कि जो पूर्वांचली है, जो जो यूपी में हाल हुआ था बीजेपी का, वही समाजवादी पार्टी ने जैसे यहाँ पे चोट पा दी थी, वही कांग्रेस ना दिल्ली में खेल कर दे। अगर स्थितियां सब सही रहती हैं और इसी तरह से जिस तरह के मुद्दे हैं राहुल गांधी का, जैसे भी आपने वीडियो दिखाया, ये ऐसी चीजें हैं कि जहां पे दिक्कतें आम जन को होती है और वास्तव में इनके जो नेता बदले गए हैं, आम आदमी पार्टी ने जो नेता बदले हैं, उन नेताओं का के खिलाफ गुस्सा था। अब एक बार अगर 5 साल किसी दल या उस व्यक्ति के खिलाफ गुस्सा होता है, तो क्या वो वापस पलटेगा वहां पे? और ये वोटर था किसका? ये वोटर था आप पार्टी के जितने वोटर थे, वो कांग्रेस के ही थे सारे। कांग्रेस इस वक्त सस्टेन ये कर रही है कि कांग्रेस को 18% जो लोकसभा में वोट मिले थे, उन वोटों से आगे बढ़ के इनको 20 से 25% अगर वोट पाते हैं, तब तो इनकी सीटें निकलने का एक अनुमान लग रहा है। लेकिन इधर जो 4-6 महीने में डेवलपमेंट हुए हैं, जब से लोकसभा चुनाव, उसमें आपका ग्राफ और गिरा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। इस चीजों को जो शीर्ष नेतृत्व है वो समझ रहा है, वो समझ के ये मानता है कि अगर हमारी मेहनत सही रही और जिस तरह से ये लोग बीच में जा रहे हैं, अगर यही कंटिन्यूएशन में चलते रहे, तो जाहिर बात है 5-6 4-5% 6% वोट बढ़ेंगे। और बढ़ते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होती है, तो जाहिर बात है इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहेगी और उसके लिए बीजेपी रोज नए नए कुछ ना कुछ शगुफे ला रही है। आज स्कूलों को लेके एक बवाल हुआ, जिसमें एक बच्चे को मतलब उससे पूछताछ हो रही है, जिसने 300 से अधिक ईमेल कर दी थी स्कूल में धमकी की। और उस धमकी में जो पुलिस कमिश्नर है वो बैठ के कह रहे हैं कि उस बच्चे के फादर जिस एनजीओ से जुड़े हैं, उस एनजीओ के तार एक पर्टिकुलर पार्टी से है। वो पर्टिकुलर पार्टी कौन है वो सब जानते हैं, जिसपे बीजेपी आजकल हमलावर है बहुत तगड़ी तरीके से कि ये लोग देश के खिलाफ काम करते हैं और ये करते हैं। तो आप इस पूरे उसको समझिए। याद होगा, सब हमारे वरिष्ठ हैं, बैठे हैं और दर्शकों को अभी बता दें, अगर जरा सा भी अपने स्मृति पे थोड़ा जोर देंगे, तो इलेक्शन जब लोकसभा के चल रहे थे, उससे करीब 25 से 30 दिन पहले या 1 महीना 1.5 महीने पहले से लगातार डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे, इंस्टीट्यूशन पे धमकियां मिल रही थी और वो कंटिन्यूएशन में था कि वो उसमें चारबाग का रेलवे स्टेशन हमारे लखनऊ का शामिल था, दिल्ली है, एयरपोर्ट है, कई जगहों पे धमकियां लगातार मिल रही थी। तो ये क्या कहला रहा था? ये आखिरकार हमारी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, आईबी है, आपका रॉ है, ये क्या उसको समझ ही नहीं पाई कहां से ईमेल आ रहे थे? मैं किसी की दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये भय बिन होए न प्रीत वाला जो हिसाब किताब है, क्या इस लाइन पे बीजेपी चल रही है? और अगर इसी लाइन पे चल रही है, तो कांग्रेस जिस हिसाब से लोगों के बीच में जाके अगर इनका सफल हुआ, मैं कहता हूं अगर 5-6% भी मेहनत इनकी ठीक रही, तो ये मान के चलिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पीछे रह जाएगी और कांग्रेस वहां पे अपने नंबर एक अप्रत्याशित रूप से गेन करेगी। 36 सीटों पे सरकार बनती है, 70 सीटें हैं। आज आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा खतरा ये है कि उनका 2020 का जो आंकड़ा था, वो 52% से गिर के 42-43% पे आ गया था आपका लोकसभा में। 20 से मैं बात करूं 24 की। और वही जो कांग्रेस है, वो 8-9% से उठ के वो 18% पे आ गई थी। तो ये 10% का जो एक वोट बैंक कांग्रेस में जुड़ा है, ये
किसका वोट था? ये तो आम आदमी पार्टी का, जो 10 वहां उधर जिनको नुकसान हुआ, यहाँ पे कांग्रेस ने गेन किया। कांग्रेस इसी राह पे चलते हुए अपने जितने उनके विधायक हैं, जितने प्रत्याशी हैं उनके, और खासकर राहुल गांधी, देखिए अभी प्रियंका भी नहीं निकली। एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ रहती है कि नेताओं को अब सड़क पे दिखना चाहिए। आ, सारे लोग देखते हैं, लोगों के अंदर एक, जिसे कहते हैं, थोड़ा सा दुख रहता है कि कांग्रेस का लीडर निकल क्यों नहीं रहा। राहुल गांधी निकल के आए, राहुल गांधी टहल रहे हैं, लेकिन जो प्रियंका है वो भी एक पद होल्ड किए, आज की डेट में वो सांसद है। दिल्ली एक ऐसी जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके एक स्टेट है जहां पे 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब लोग मेहनत कर सकते थे। अब तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ कि अब आप ना निकलिए। और अगर इस पे बट ऑब्वियस है कि रणनीति बन रही होगी। देखिए, रोड शो करना एक अलग चीज होती है, लोग आते हैं, आपको देखते हैं, सुनता कोई नहीं है। जनसभाएं करना, छोटी छोटी दिल्ली में जनसभाएं संभव, उससे बड़ी आप कर नहीं सकते। और जब बड़ी करेंगे तो फिर वहां पे दिल्ली चूंकि बिजनेस एक हब है एक, और वहां पे बिजनेस के साथ साथ काम करने वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में वहां पे इकट्ठा करना भीड़, जैसे राहुल गांधी ने कल किया, कल इकट्ठा हुई, ये काम बहुत पहले से करना चाहिए। और आज भी अगर ये डोर टू डोर और इस टाइप के जो इनके पहले से चल रहे, तो उसमें बड़े नेता आते हैं तो जाहिर बात है अभी भी समय नहीं खराब वो बिगड़ा है, इनको फायदा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। यही कारण है जो बीजेपी आम आदमी पार्टी को देशद्रोही और सारी चीजें कर रही है कि इन्होंने आतिशी के खिलाफ एफआईआर, कि कांग्रेस कहीं सीन में आई ना। ये एक दूसरे के बीच में इतने हमलावर हो चुके हैं कि जितनी लोकतंत्र में एक होती है कि मर्यादा रह जाती है, वो मर्यादा खत्म हो चुकी है। जाहिर बात है इसका असर जनता के, जो जनता सोचने वाली, पढ़ी, दिल्ली में बताते हैं कि जो आंकड़े आते हैं उसमें पढ़े लिखों की आबादी अच्छी है, तो वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि आखिर ये जो रोज रोज की तू तू मैं इससे निजात कौन दिला सकता है। 3-4 चीजें जो अच्छी हुई हैं, वो जो 32 लाख रुपए का इन्होंने बीमा निकाला है, कांग्रेस ने जो घोषणा की है, वो सबसे ऊपर है। वो केजरीवाल से भी, जो केजरीवाल की 25 लाख रुपए की है, उससे भी ज्यादा है। 2500 रुपए की जो स्कीम निकाली वो 2100 से ज्यादा है। तो ऐसे में ये चीजें अगर जनता इसको देखिए, अगर एनालाइज करके जो वोट देता है कि हम किस पार्टी को वोट देंगे, और साथ में नेताओं की मेहनत अगर उसके दरवाजे तक जाती है, मोहल्ले तक जाती है, और कहीं ना कहीं उसका एक आपस में तारतम्य बनता है, तो वोट खिसकता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लोकसभा और पिछले विधानसभा में आपको सामने आता है कि लोग यानी कटे हैं आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी से भी कटे हैं। ये 18% जो वोट मिला लोकसभा में, वो किसका वोट था? भले ही एको सीट कांग्रेस ना जीत पाई हो, आम आदमी पार्टी भी ना जीत पाई हो, इट डजंट मैटर, लेकिन ये वोट कहीं ना कहीं से तो आया था। और अगर आप पार्टी का वोट आप पार्टी से छिटक के कांग्रेस पे जा रहा है, तो अगर 5-4 साल में ये हुआ है, तो क्या वोट वोट इनको वापस मिलता है? अगर मिलता है तो जाहिर बात है कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले होगी। और अगर उसमें एड ऑन होता है, जो मैं पहले बात बोल रहा था, तो फिर कांग्रेस एक अच्छे मार्जिन से कई सीटें जीत सकती है, जो मैंने आपको पहले भी सारी सीट वार बताया था। मुस्लिम वहां पे जो बीजेपी का है, वो हो रहा है कि मुस्लिम को एकदम चितरा दिया जाए, इस तरह से किया जाए कि AIM में कटे, आप में कटे और कांग्रेस में कट जाए। ये आपस में जब बढ़ जाएंगे और आपस में ही जब हो जाएंगे, तो उसका जाहिर बात है बीजेपी को गेन मिलेगा। लेकिन कई जो वहां के लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब की बार मुसलमान भी सोच के बैठा है कि हमको किसको वोट देना है। कई चीजें ऐसी हुई हैं जो इनके खिलाफ है। आप पार्टी ने टिकट भी अपने मौजूदा विधायक को नहीं दिया, वो गुस्सा के चला आया कांग्रेस में। और कांग्रेस वाले जो है वो जिनका टिकट नहीं मिला, उनका कटा था, वो गुस्से में चले गए आम आदमी पार्टी में। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि कम से कम 25 से 26 सीटें इस वक्त कांग्रेस बहुत तरीके से लड़ रही है। और बाकी अगर वो 18% के ऊपर आते हैं, तो विश्वास मानिए कुछ मतलब एक हम लोग को भी देखने को मिलेगा कि हाँ, कांग्रेस वहां पुनर्जीवित हो रही है। जी जोशी जी। जी, शुक्रिया आपका। आपने एक एंगल और जोड़ दिया। देखिए, राहुल गांधी ने जो कल रैली की वो सीलमपुर से की, और वहां पर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया।
यानी कि जो उनका अपना व्यक्ति था, अपने लोग थे जो उनके, वो उनसे आपसे छिटक गए थे। मैं वोट की जगह व्यक्ति कह रहा हूं कि इंसानों को वोट बताना थोड़ा मैं बोल जाता हूं अखबारी भाषा में, लेकिन मुझे फिर बाद में मलाल होता है कि बताइए आदमियों को, इंसानों को, व्यक्ति को आप वोट बता रहे हैं। तो वो जो उनके फॉलोअर्स थे वो चले गए थे, अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए थे। उसमें दलित थे, मुस्लिम थे, और अब आपने पूर्वांचलियों का और एक प्लस कर दिया है उस चंक में। पूर्वांचल से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और बीजेपी ने अभी जिस तरह से उनको रोहिंग्या के साथ में तुलना की थी उनकी, और उसके बाद केजरीवाल ने भी उन पर प्रहार किया था पूर्वांचल के लोगों पर। तो पूर्वांचल के लोगों का भी एक बड़ा समूह है दिल्ली में, जो लेबर क्लास है, जो स्किल्ड वर्कर है, जो राजमिस्त्री हैं, जो बहुत सारे उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो वहीं बस गए हैं, उनके बच्चे पढ़ गए हैं, नौकरियां कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो आते हैं और फिर गांव चले जाते हैं अपने कुछ महीने काम करके। तो आज राहुल गांधी वहां दही चूड़ा खाने पहुंच गए। दही चूड़े का मतलब तो देखिए, बिहार और झारखंड में तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दही चूड़ा खाने कहीं आमंत्रित किए जाते हैं या पहुंच जाते हैं, या कोई आपके यहाँ दही चूड़ा खाने आता है। दही चूड़ा खाने का अर्थ यह है कि मेल मिलाप की शुरुआत हुई, संबंध मधुर हुए, संबंध प्रगाढ़ हुए। तो वो दही चूड़ा उसका एक प्रतीक है, और ये मकर संक्रांति को होता है। तो आज वो दही चूड़ा भी खाया है राहुल गांधी। तो सर अरुण जी, मैं आपके पास आता हूं। आप तो दिल्ली की हर गली से, हर चप्पे से, हर नेता से परिचित हैं, और बहुत करीब से आपने बहुत सारे नेताओं को देखा है जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के हैं। तो ये जो दिल्ली में अभी ये राहुल गांधी की एंट्री के बाद ये जो शुरू हुआ, तो क्या आपको लगता है कि दलित वोट, मुस्लिम वोट भी नहीं कहूंगा, अल्पसंख्यक समुदाय का वोट, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, और पूर्वांचलियों का वोट, ये इतना बड़ा, ये कितना बड़ा चंक है, और ये कितनी ताकत दे सकता है कांग्रेस को, ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए। और क्या इसकी संभावना है ये कांग्रेस की तरफ आ सकता है, या वैसे ही हम लोग हवाई किले बना रहे हैं? जी सर, आपने पूर्वांचलियों की बात की, आपने उत्तराखंड के लोगों की बात की। दिल्ली में जोशी साहब, आपको भी पता है, दिल्ली में पूर्वांचली, उत्तरांचली करीब करीब 50 वर्षों से हैं। मैं एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम लेता हूं, नित्यानंद उप्रेती, जिनका बेटा आशुतोष उप्रेती हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर हुआ करता था। वो कब आए दिल्ली? आज से 55-56 वर्ष पूर्व। और हमारे यहां तो लक्ष्मीनगर में गढ़वाली मोहल्ला है पूरा का पूरा। पूर्वांचल का एक बहुत घना और पुराना मोहल्ला है, क्योंकि मेरे पिताश्री वहां से एमएलए रहे, तो मुझे पता है कि पूर्वांचली कैसे पंजाबियों के साथ घुल मिलकर रहे। और मैं आपको दिखा सकता हूं घर पूर्वांचलियों के जहां पर पंजाबी खाना बनता है। तो ये उनके लिए दिल्ली नई नहीं है। हां, मैं ये जरूर कहता हूं कि दिल्ली पूर्वांचली, उत्तरांचली और हमारे मुस्लिम और दलित भाइयों के बिना अधूरी है। क्योंकि यहां पर आपको याद होगा, सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर बनाया गया था, और हमारे अरविंद केजरीवाल साहब कहां गए थे? वहीं गए थे, उन्हीं लोगों के बीच में गए थे, हमारे सफाई कर्मचारियों के बीच में। आपको यह भी याद होगा, जब दिल्ली में कॉरपोरेशन में बीजेपी रही, तो दिल्ली में कम से कम 6 बार की घटनाएं मुझे याद हैं। सड़कों पर कूड़ा करकट ऐसे सज गया था, और उसके बाद वो गए कहां थे? उसके बाद वो कूड़े के ढेर पर गए थे, और उन्होंने दिखाया भी था 15 दिन बाद कि मैंने देखो इसको 4 इंच नीचे कर दिया, 2 फुट नीचे कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया।
सर मैं ये पूछता हूं, जब शाहीन बाग का मुजाहरा हो रहा था सीएए में, एनआरसी में, तो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब कहां थे? जब जेएनयू में एजिटेशन हो रहा था तो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब कहां थे? वहां पर तो आपको पता है एबीवीपी का और हमारे जो सीपीआईएम वाले हैं उनका तो उनका बैर जो है वो चिर परिचित है, कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और क्या हुआ? और हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं बिजली का ऑडिट कराऊंगा। कहां हुआ? अरविंद केजरीवाल साहब की एक बड़ी, वो बहुत पढ़े लिखे, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनको, पढ़े लिखे व्यक्ति की इज्जत होनी चाहिए, परंतु अगर वो जनता को छलना शुरू कर दे तो वो पढ़े लिखा व्यक्ति निरर्थक हो जाता है। अब आप अगर बात कहें नौजवानों की, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे दिल्ली में दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है जो एग्जाम लेता है, और कभी एक एग्जाम आउट हो गया हो, ये मैं अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, मैं जब से बना है तब की बात करता हूं, कभी पेपर आउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टम, वो एटोनोमस बॉडी है, सिस्टम ऐसा है कि वहां पर पेपर आउट हो नहीं सकता। अब अगर बात करें महंगाई की, तो क्या अरविंद केजरीवाल महंगाई कम कर देंगे? क्या उनके हाथ में है? क्या जीडीपी बढ़ा लेंगे? क्या जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा लेंगे? ये बात ठीक है कि उन्होंने सेल टैक्स जो पहले हुआ करता था उसको सशक्त किया, और वो जो बजट था 30,000 से 72,000 करोड़ रुपया ले गए, इसका श्रेय उनको जाता है। इस बात का भी श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दी। परंतु आज अगर आप झुग्गी में जाएंगी ना, तो हमारी जो माताएं बहनें, हमारी बेटियां जो हैं, जिनको हम अनपढ़ या गवार समझ लेते हैं, वो प्रश्न करती हैं कि आप बताओ शर्मा जी, अंकल जी, ये बताओ क्या हमारे जीवन में ये 200 यूनिट और बस में फ्री सर्विस ही रह गई है क्या? 5 किलो से अनाज तो 3 किलो कर दिया। क्या हमारा एक व्यक्ति 30 दिन में 3 किलो अनाज खाता है? उसके अलावा तेल है, नमक है, गैस है, बहुत कुछ है, घर में कपड़े लगते हैं, वो कौन देगा? मेरी बेटी 12वीं कर रही है, उसको रोजगार कौन देगा? आप मदद करेंगे हमारी? तो वहां पर कई बार शर्म महसूस होती है कि हम इतने काबिल नहीं हैं। दिल्ली में 65 वर्ष हो गए मुझे रहते हुए, मैं 4.5 साल का था जब जोधपुर से दिल्ली आया था, तो हमें शर्म आती है कि हम किसी एक बच्चे की नौकरी नहीं लगवा सकते। कारण आप देखें, जो डीटीसी के अंदर या जो हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट में ग्रीन लाइन बस सेवा में जो सेफ्टी गार्ड वाले लोग हैं उनको हटा दिया गया। महिला आयोग में जो लोग 200 लोग लगे हुए थे, जिनको हम अभी मैं पूछ रहा था अपनी पत्नी से कि उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मल्टीटास्किंग सर्विसेज, एमटीएस, और एक होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो भी हटा दिए गए। तो सारे के सारे वो आप पार्टी के कार्यकर्ता थे और उससे नाराज भी हैं। दिल्ली होमगार्ड में 10,000 भर्तियां होनी थी, जिसका जो टेस्ट है इतना कठिन कर दिया गया है कि बिल्कुल पुलिस सर्विस बना दिया गया उसको, और भर्ती नहीं की जा रही। तो इन सब की जो अक्षमता है या जो ये कर नहीं पा रहे, इसका ठीकरा किसके सिर फोड़ूं, मुझे समझ में नहीं आता। और दिल्ली में अगर आप देखें कि शीला दीक्षित जी हैं, मैं तो डॉक्टर वालिया से मेरा रोज का उठना बैठना, बातचीत करना, फोन पर बात करना, मेरे पिताश्री के वो पैर छुआ करते थे। ये आप देखें दिल्ली में जो प्रीत विहार का चौक है, वहां से नाले के ऊपर गीता कॉलोनी पर एक पुल बनाया गया, वो मेरे पिताश्री के कहने पर बनाया गया था। दिल्ली में आईटीओ में पैरेलल ब्रिज बनाया गया, निजामुद्दीन में पैरेलल ब्रिज बनाया गया। 98 में जो रेल मेट्रो सर्विस है उसका काम शुरू हुआ। 2002 में सबसे पहले मेरे एरिया के अंदर ब्लू लाइन मेट्रो चली। 2002 में कौन था उस समय? 98 में शीला दीक्षित जी आ चुकी थी, और जब 2013 में गई तो जो पोल्यूशन वाली बसें डीटीसी की होती थी, वो सारी की सारी सीएनजी बसें वो करके गई थी। दिल्ली में पोल्यूशन पे कंट्रोल किया गया था।
दिल्ली में डीजल के ट्रक जो चला करते थे उनको बिल्कुल उनको एंट्री बैन कर दी गई थी उनकी। तो ये सारा कुछ जो किया गया और उसमें कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित का इसलिए हाथ था कि जितना पेपर वर्क वो 16 पंडारा रोड पे रहा करते थे, जितना पेपर वर्क था वो किया करते थे। आज अगर ये झगड़ा आन पड़ा है, अगर मान लो राहुल जी उसको उनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो जून में उन्होंने कह दिया था कि साहब हम समझौता नहीं करेंगे, हम अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो सत्ता की जो चाशनी है उसका चस्का लगा किसको? बीजेपी को और आप पार्टी को। कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर भी अपना अस्तित्व बचा लेती है। और आपने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल कार्य में तो देश बचा रहा हूं। सर, दिल्ली बचाने से 70 के 70 एमएलए भी आ जाएं, क्या देश बच जाएगा? हाँ, प्रदेश बच जाएगा, ये मैं मानता हूं। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस दिल्ली में अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रही है। सर, जो घायल हो जाता है ना, 2 बार 0-0 आ गई और ये 2 बार जो माथे पे लिखा गया 0-0, ये कोई नहीं सहता, वो जान छोड़कर मेहनत करता है। और वही काम कांग्रेस आज से 4 या 5 महीने पहले, 6 महीने पहले शुरू कर चुकी थी। ये कैसे पॉसिबल है कि कांग्रेस 48-49 कैंडिडेट बगैर किसी विवाद के पहले अनाउंस कर दे? ऐसा कभी नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, कम से कम दिल्ली की राजनीति में तो कभी नहीं हुआ। अंतिम दिन तक पता नहीं होता था कि नॉमिनेशन करने के बाद सिंबल किसको मिलेगा। परंतु आज दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी के आज भी 12 कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। 12 नहीं बल्कि 11 कहूंगा, क्योंकि मोहनलाल बिष्ट को मुस्तफाबाद से टिकट दे दी गई। और वो जो एरिया है, हालांकि वो पूर्वांचली नहीं उत्तरांचली है, परंतु वहां पर उनको चारों नगर निगम पार्षद जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने अगर काम किया होता तो शायद उनका टिकट ना कटता। और टिकट दिया किसको है? कपिल मिश्रा को। क्या कहते थे मोदी जी के चरित्र के बारे में? उन्होंने कौन से कैमरे से देखा, कौन सी महिला को देखा? उनके बेडरूम में जाते हुए। और मैं प्रश्न करता हूं आपके मंच से, मोदी जी बताएं आनंदी बहन से उनका रिलेशन क्या है? क्योंकि आनंदी बहन के पति ने अडवाणी साहब को चिट्ठी लिखी थी 2 पेज की, सार्वजनिक हुई। मोदी जी चुप्पी लगा गए। आपको एक बात और याद कराता हूं सर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि भंडा सर, जब भंडा फोड़ होगा ना, तो जब मेरी उम्र 10 साल की रही होगी और मैंने कोई नादानी की होगी, उसका आक्षेप मैं मिटा नहीं सकता। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं आरएसएस में रहा, बीजेपी में रहा, उस काजल की कोठरी से आया हुआ आदमी कलंक से बच नहीं सकता। यह बात ठीक है कि 93 में मैंने अपनी आस्था बदल दी थी, मैं बाहर आ गया था और मैंने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। तो मेरा कहना यह है कि आप जब बाबरी मस्जिद की बात करते हैं तो बाबर को झांक लेते हैं, तो क्या आपको 50 साल पहले जो आपने जिस तरह बाबरी मस्जिद ढवाई थी, जिस तरह रितांबरा ने कहा था कि तुम हिंदू नहीं कौन हो, तो मेरा मानना यह है कि आपका भी अतीत उधेड़ा जाएगा और आपको मानना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने इमरजेंसी की गलती को मान लिया, ये एक तेल और छिड़क दिया गया है इनके ऊपर, वो है हमारे मनमोहन सिंह साहब ने अपने प्राण त्याग कर कांग्रेस में प्राण फूंक दिए। ये स्पष्टीकरण हो गया कि कोयला घोटाला नहीं हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम नहीं हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला नहीं हुआ था। आज तक जो केजरीवाल 350 पेज का ग्रंथ लेकर लहरा कर विधानसभा के अंदर ये कहा करते थे कि मैं शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, FIR तक दर्ज नहीं हुई। सर, आप मुझे बताएं, अगर किसी की मां 15 साल पहले मर गई हो तो क्या वह भूल जाएगा उसके किए हुए कामों को?
उसने जो बचपन में दुलार दिया, दिल्ली को जो प्यार दिया उसने, 69 फ्लाईओवर बनाए, पूरी की पूरी मेट्रो बनाई, हॉस्पिटल्स की श्रृंखला उसने कर दी। आज भी एलबीएस में मेरे साथ सिर्फ 1 किलोमीटर पे है सर, आज भी 10 मंजिली बिल्डिंग खड़ी है, और केजरीवाल साहब उसमें सिविल काम पूरा होने के बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करवा पा रहे। ऐसा क्यों हुआ? बुराड़ी में एक हॉस्पिटल बना, जीटीबी हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब डॉक्टर वालिया 500 बिस्तर का एक एक्स्ट्रा पूरा का पूरा विंग तैयार करके गए थे, एक बिस्तर उसमें ऐड नहीं हुआ, जिसको हम पुराना इरविन हॉस्पिटल कहते हैं, वो भी इन्हीं के अंडर आता है, और एमएएमसी भी इनके अंडर आता है। क्या क्या एडिशन किया, कुछ बताओ तो सही, आप बताओ तो सही कि प्रेसिडेंट हाउस से 1.5 किलोमीटर दूर पर एक झुग्गी बस्ती है जहां पर पानी की सप्लाई नहीं, शौचालय नहीं। वो लोग पूछते हैं कि साहब हम तो इतने नजदीक रहते हैं, शर्मा जी आपके खैर ख्वाह दोनों पार्टियों में है, क्या आपको शर्म नहीं आती कि हमारे बच्चे 1.5 किलोमीटर दूर पे रहते हैं और बॉटल लेके जाते हैं, शौचालय साफ नहीं होते, बाहर पानी बहता रहता है। तो सर ये अगर देश दयनीय स्थिति में है तो सत्ता की चाशनी सेंटर में अगर बीजेपी चाट रही है और सत्ता का धतूरा हमारे केजरीवाल साहब चाट रहे हैं, तो हम कांग्रेस को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? वो तो 15 साल से ना तो कॉरपोरेशन के अंदर है, ना दिल्ली में उनका कोई स्थान है, ना कोई एमपी है। तो अगर आज वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं दोबारा से वापस आने की, तो आक्षेप क्यों भूल जाएं हम उन सारी बातों को जो हमारे साथ अच्छी घटित हुई, जो बुरी घटित हुई उनको क्यों याद रखे? बुरी तो जो की है, वो जो हमारा आज का निजाम है उसकी याद रखेंगे, ना कि 15 साल पहले की। जी